गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आजकल का युग कंप्यूटर युग है, यानी बिना कंप्यूटर के ऑडिट की हम आजकल कल्पना ही नहीं कर सकते। न सीए का ऑफिस बिना कंप्यूटर के हो सकता है। ठीक है, तो ऑडिट, हमारे यहाँ ऑडिट में एक चैप्टर है, दैट इज CIS ऑडिट। CIS ऑडिट, तो ये CIS ऑडिट है क्या? ठीक है, तो हमें समझना है CIS ऑडिट। CIS मीन्स कंप्यूटराइज्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम। कंप्यूटराइज्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम ये जो कंप्यूटराइज्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम जो चैप्टर है 10 साल पहले से भी 10 साल से पहले हमारे सिलेबस में इंक्लूड किया गया था। तो ये जो कंप्यूटराइज्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम है, पहले ये EDP इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग ऑडिट कहा जाता था, बाद में ये CIS हो गया। तो आज की डेट में यदि हम प्रैक्टिकली देखें तो हर ऑडिट CIS ऑडिट है। क्यों? क्योंकि CIS की जो डेफिनेशन दी है और जो कंप्यूटराइज्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है, तो कंप्यूटराइज्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम मींस ए सिस्टम वेयर वन और मोर computers are used for processing of accounts of the client। तो आज की डेट में हम पाते हैं कि जनरली ऑलमोस्ट ऑल क्लाइंट्स आर यूजिंग कंप्यूटर फॉर प्रोसेसिंग ऑफ द अकाउंट। आज टैली सॉफ्टवेयर हिंदुस्तान में और आउटसाइड इंडिया क्विक बुक्स एकदम इस तरह पॉपुलर हो चुके हैं कि बिना उनके अकाउंटिंग की परिकल्पना ही नहीं की जा सकती। तो आज की डेट में यदि माना जाए तो कंप्यूटराइज्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम हर एक जगह। तो कंप्यूटराइज्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम की डेफिनेशन क्या है? वेयर वन और मोर कंप्यूटर इज यूज्ड फॉर प्रोसेसिंग ऑफ द अकाउंट्स ऑफ द क्लाइंट, ओन या आउटसोर्स, या तो खुद यूज किए जा रहे हैं और बाय ए थर्ड पार्टी। दोनों ही केस में वो सिस्टम कहलाता है कंप्यूटराइज्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम। ओके, अब क्या होता है कि हमारे ऑडिट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? इंटरनल कंट्रोल। तो इंटरनल कंट्रोल इस केस में क्या होगा? तो हमें सबसे पहले देखना है इस कंप्यूटराइज्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर इंटरनल कंट्रोल। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है? हालांकि बाद में हम आपको पढ़ाएंगे कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्नोलॉजी, उसके लिए इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ने एक गाइडेंस नोट भी इशू किया। उस गाइडेंस नोट के रेफरेंस में आपको कैट कराएंगे। ठीक है, अब जैसा कि आपको पता है नया कंपनीज एक्ट आ गया है 2013 में, 2014 में रूल्स आ गए हैं और इवन ई रिकॉर्ड्स हैव बीन एक्सेप्टेड। अब तो जो नए कंपनीज एक्ट में इवन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मीटिंग्स हो सकती हैं और ई नोटिस आल्सो परमिटेड हो गए। तो ई का यूज, इलेक्ट्रॉनिक का यूज इस 2015 से में बहुत सारी चीजें में ई हो गया, ई का यूज हो गया, यानी इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग, यानी कंप्यूटराइजेशन। बल्कि कंप्यूटराइजेशन भी क्या, आजकल तो हर चीज मोबाइल पे अवेलेबल है। शेयर मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज, कभी हम देखा करते थे कि वहां जाके आवाज लगाया करते थे। जैसे आप गुरु फिल्म में आपने देखा होगा, जिस तरह कपड़ा बाजार के अंदर इसी तरह का शेयर बाजार होता था,
जब हम लोगों ने चार्टर्ड अकाउंटेंसी की थी और हम शेयर मार्केट में जाया करते थे। उसके बाद में शुरू हुआ टर्मिनल के थ्रू, कुछ ही टर्मिनल होते थे, उसके बाद बहुत टर्मिनल होने लगे। आजकल मोबाइल पे ऑपरेशन अवेलेबल है। पहले तो कुल मिला के इलेक्ट्रॉनिक का इस 2015 तक आते आते आज गवर्नमेंट भी, सोशल नेटवर्किंग, एवरीथिंग इज इलेक्ट्रॉनिक है। तो उस हिसाब से ये देखा जाए तो ये सब्जेक्ट थोड़ा पुराना हो चुका है, लेकिन क्योंकि और भी XBLR ऑडिट रिपोर्ट जाने लगी है, सब कुछ होने लगा है, लेकिन फिर भी हमें बेसिक कंसेप्ट समझना है CIS ऑडिट का कि CIS ऑडिट में हमारी रिस्क क्या है। रिस्क इन रिलेशन टू इंटरनल कंट्रोल, रिस्क है क्या, CIS ऑडिट की रिस्क देखनी है हमको। रिस्क, ठीक है, तो हम देखेंगे रिस्क यानी नेचर ऑफ रिस्क, नेचर ऑफ रिस्क एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल इन द CIS एनवायरमेंट। ओके, तो सबसे पहले क्या होता है कि कंप्यूटर में आपको पता है ऑटोमेटिक इरेजिंग है, जैसे ही नई चीज बनाते हैं पुरानी इरेज हो जाती है। तो इसलिए जो हमारे को इसमें सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है, जिस पर क्वेश्चन भी आता है, लेक ऑफ ट्रेल, ट्रेल ऑफ ट्रांजैक्शन ट्रेल। ट्रेल का मतलब हम पीछे से उसकी सपोर्ट नहीं मिलती। यहाँ पहले ये डॉक्यूमेंट बना, फिर इस वाउचर से मान लो जैसे माल गुड्स आता है तो सबसे पहले गेट पे एंट्री हो गई तो गेट पास बन गया, गेट पास के बाद बेइंग ब्रिज का बेइंग स्लिप बन गई, फिर मटेरियल रिसीट नोट बन गया, इंस्पेक्शन नोट बन गया, चालान बन गया, फिर परचेज बिल बना, फिर स्टोर में एंट्री हुई। यहाँ क्या होता है, जैसे जैसे आगे बढ़ता जाता है पुरानी चीजें उतरती जाती, इरेज होती जाती है। तो सबसे जो बड़ी दिक्कत है कंप्यूटराइज एनवायरनमेंट में, डेट इज लेक ऑफ ट्रांजैक्शन ट्रेल। ठीक है, हालांकि इसमें भी दो तरह की प्रोसेसिंग होती है, एक बैच प्रोसेसिंग और एक होती है ऑनलाइन रियल टाइम प्रोसेसिंग। तो ऑनलाइन रियल टाइम में, बैच प्रोसेसिंग में तब भी कुछ ट्रेल मिल जाती है, लेकिन ऑनलाइन में जैसे हम एयरलाइन की बुकिंग करते हैं, ठीक है, तो एक सम पूरे वर्ल्ड से जुड़ा हुआ है टर्मिनल, कहीं से भी इंटरनेट से कहीं से भी रेलवे की टिकट हमने ली या एयरलाइंस की टिकट ली, उस समय टिकट खत्म हो गई, तो ये ट्रेल नहीं मिल सकती, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, 10 मिनट पहले कितनी थी, 20 मिनट पहले क्या था, कहां कहां से क्या है। तो इसी तरह जहां अकाउंटिंग ऑनलाइन होती है वहां पर बैलेंसेज चेंज होते चले जाते हैं, तो उसकी ट्रेल नहीं मिलती। तो ऑडिट के लिए ये बड़ी रिस्क हो जाती है। तो लेक ऑफ ट्रांजैक्शन की ट्रेल की वजह से रिस्क जो है, वो रिस्क जितना ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होगा उतनी हमारी रिस्क बढ़ जाएगी। जितना फास्ट एंड ऑनलाइन सिस्टम होगा उतनी ही रिस्क इंक्रीज हो जाती है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है CIS ऑडिट के अंदर। अब क्या है, ये तो हो गया लेक ऑफ ट्रांजैक्शन। अब दूसरे में दूसरी क्या है कि भाई इसके अंदर क्लैरिकल एरर तो निल होती है, क्लैरिकल एरर की संभावना वेरी लेस, लेकिन
प्रोग्रामिंग एरर हो सकती है, और प्रोग्रामिंग एरर होगी तो वो कंटिन्यूअस, तो रिस्क यहां बढ़ जाती है। दूसरी चीज होती है, हालांकि क्लरिकल एरर नहीं होती लेकिन प्रोग्रामिंग एरर होती है, ठीक है। तीसरी चीज क्या है, इंटरनल कंट्रोल का हमने जो बेसिक प्रिंसिपल पढ़ा था वो था सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी। सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी ऑडिट में जब पढ़ते थे, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी के जो कैशियर है वही कैश बुक, जो कैश दे रहा है कैशियर वही आगे अकाउंटिंग एंट्री कर रहा है, तो क्या होगा, तो रिस्क बढ़ जाती है, वो कुछ भी कर सकता है। तो इसी तरह सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी ना होने की वजह से यहाँ सेग्रीगेशन तो होती नहीं, कंप्यूटर में एक ही आदमी कई काम कर लेता है, ठीक है। तो मैनुअल में, तो इससे की वजह से क्या होता है, रिस्क क्या होती है, बढ़ जाती है, क्योंकि एक ही आदमी काम करता है, जबकि मैनुअल में तो एक की गलती दूसरा पकड़ लेता है, जिसको इंटरनल चेक कहते हैं। कंपेटिबल यदि कोई काम कर देता है इंडिविजुअल, तो गलती होने की, कंट्रोल लूज होने की बहुत ज्यादा रिस्क और संभावना रहती है। अब नेक्स्ट है, हालांकि ये सिस्टम परफेक्ट होता है नॉर्मल, लेकिन अगर टेक्निकल कॉम्पिटेंस नहीं है बंदों में, तो क्या नेक्स्ट इज डेवलपमेंट इम्प्लीमेंटेशन एंड मेंटेनेंस। डेवलपमेंट, इम्प्लीमेंटेशन एंड मेंटेनेंस के अंदर क्या हो सकता है, इसमें यदि टेक्निकल कॉम्पिटेंस नहीं है या प्रॉपर चेक नहीं किए गए, तो यहां पर ग्रेट रिस्क, यदि इम्प्लीमेंटेशन, डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस के टाइम पे यदि कोई गलती रह गई तो बहुत ज्यादा इसके अंदर गलती होने की संभावना होती है। अब दिक्कत क्या होती है, इसमें जो फायदे हैं वो कंट्रोल के लिए नुकसान है, क्योंकि इसमें बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस ऑटोमेटिक इंस्ट्रक्शंस होते हैं। क्या होते हैं, ऑटोमेटिक इनिशिएशन की वजह से पूरी तरह ऑथोराइजेशन नहीं हो पाता प्रॉपरली। मैनुअल सिस्टम में तो हर चीज प्रॉपरली ऑथोराइज होती है, यहाँ प्रॉपरली ऑथोराइजेशन नहीं होता। जब ऑथोराइजेशन नहीं होता है, ठीक है, तो ना होने की वजह से नो प्रॉपर ऑथोराइजेशन, और साथ ही साथ नो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, इसलिए डॉक्यूमेंटेशन की भी प्रॉब्लम आती है। डॉक्यूमेंटेशन भी प्रॉपर नहीं हो सकता, होता। ओके, अब इसमें जरूरत होती है अदर कंट्रोल। कितना भी कंप्यूटर कर लो, इसमें थोड़ी अदर कंट्रोल की, यानी मैनुअल कंट्रोल फिर भी चाहिए होता है। मैनुअल कंट्रोल और अदर रिलेटेड कंट्रोल, इसके केवल कंप्यूटर के जो सेल्फ कंट्रोल्स होते हैं उनसे काम नहीं चलता, हमें कुछ ना कुछ अदर कंट्रोल करने पड़ते हैं, उन पर डिपेंडेंस रहती है। यानी आप लिख सकते हैं डिपेंडेंस ऑन अदर कंट्रोल। अदर कंट्रोल पर भी डिपेंडेंस रहती है।
यहां पर क्या है कि पोटेंशियल फॉर मोर मैनेजमेंट रिव्यू। कंप्यूटर के केस में यदि सब तरह के आईटी टूल्स इस्तेमाल करना चाहता है मैनेजर, तो उसके लिए क्या होता है, और ज्यादा मैनुअल से भी ज्यादा सुपरविजन और कंट्रोल की इसके अंदर जरूरत होती है। और जब जरूरत होती है मैनेजमेंट को, तो ऑडिटर्स को भी क्या लगाना पड़ता है, कैट। कैट है कंप्यूटराइज असिस्टेड ऑडिट टेक्नोलॉजी, जिसको हम बताएंगे जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट का गाइडेंस नोट है CAT के ऊपर, उस रेफरेंस में गाइडेंस से रिलेट करके आपको बताएंगे कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्नोलॉजी के बारे में। अब आपने समझा किस किस तरह की इंटरनल कंट्रोल में रिस्क होती है। अब रिस्क जब होती है तो हमें अब कोई भी सिस्टम का जब ऑडिट करना है तो उसकी कितनी विश्वसनीयता है, कितनी उस पर हम रिलाई कर सकते हैं, कितनी रिलायबिलिटी है, ये हमको देखना होता है। तो इंटरनल कंट्रोल की हमने पहले समझी रिस्क CIS ऑडिट में, अब हम समझेंगे उनकी रिलायबिलिटी। अब समझते हैं रिलायबिलिटी। तो इस रिलायबिलिटी CIS ऑडिट की, इस रिलायबिलिटी का कैसे इवेल्युएशन करेंगे ये हम समझते हैं। रिलायबिलिटी का इवेल्युएशन, हाउ टू इवेल्युएट रिलायबिलिटी। तो रिलायबिलिटी के लिए क्या चाहिए, ये रिलायबल कब होगा, जब हमारे पास डेटा ऑथोराइज्ड होंगे, करेक्ट होंगे और कंप्लीट होंगे। तो ये जो डेटा जो भी हमें मिले वो क्या है, ऑथोराइज्ड हो, करेक्ट हो, कंप्लीट हो। उसके अलावा जिससे कि प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन टाइमली बेसिस पे हो सके, प्रिवेंशन डिटेक्शन, ठीक है। अब क्या होता है, पावर, हिंदुस्तान की बिजली की समस्या तो आपको पता ही है, बिजली अब आ रही है, कब जा रही है, कितने भी आप लगा लो इन्वर्टर, कितने भी लगा लो सिस्टम आप, लेकिन उसके बावजूद भी कितना भी पावर बैकअप ले लो, तो हमारे पास एक तो ये होना चाहिए प्रिवेंशन का। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है डेटा रिकवरी सिस्टम, कि हमारा जैसे ही अचानक पावर शॉर्ट हो जाए, हार्ड डिस्क क्रैश हो जाए, तो डेटा रिकवरी सिस्टम क्या है, एडिशनल बैकअप क्या है, ये सब चीजें देखनी है रिलायबिलिटी के लिए। एडिशनल बैकअप हमको देखना है, ओके। उसके अलावा हमको देखना है कि जो आउटपुट आता है उसका आउटपुट करेक्ट है, आउटपुट करेक्ट है, उसको हम क्या करेंगे, ट्रायल वगैरह करके इंश्योर करेंगे। उसके अलावा डेटा सिक्योरिटी,
डेटा सिक्योरिटी इवन क्या होता है, बाढ़ आ गई, आग लग गई, फायर हो गई, तो डेटा सिक्योरिटी जो हजार्ड्स हैं, हजार्ड्स के अगेंस्ट भी सिक्योरिटी, डेटा ना तो चोरी हो और ना डेटा लॉस्ट हो हजार्ड्स की वजह से। ये हो गया डेटा सिक्योरिटी, सेव हो और वहां डेटा हजार्ड से लॉस्ट ना हो। ठीक है, कोई अमेंडमेंट प्रोग्राम है, यदि हमने कोई अमेंडमेंट किया प्रोग्राम में, तो अमेंडमेंट प्रॉपरली ऑथोराइज हो। अमेंडमेंट जो है ना, दैट शुड बी प्रॉपरली, ठीक है। और साथ ही साथ ताले की जरूरत तो पड़ती है, सेफ कस्टडी। जो प्रोग्राम्स हैं, फाइल्स हैं, उनकी सीडी हैं, फ्लॉपी हैं, बैकअप हैं, दैट शुड बी अंडर सेफ कस्टडी। अब हमको देखना है कंट्रोल इन, रिव्यू करना है चेक एंड कंट्रोल इन CIS। रिव्यू, चेक एंड कंट्रोल इन CIS। रिव्यू, check and control in CIS। चेक एंड कंट्रोल का रिव्यू करना इन CIS में। तो रिव्यू और चेक करने के लिए जितने सिस्टम है, सबसे पहले अपने को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ऊपर से चलना है। ऑर्गेनाइजेशन क्या है, कंपनी है, मैनेजिंग डायरेक्टर वगैरह कौन है, तो सबसे ऊपर टॉप हमें देखना है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। सबसे पहले देखना क्या है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ऊपर टोटल जो एट द टॉप ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर पर क्या कंट्रोल है। उसके बाद में जो डॉक्यूमेंटेशन कंट्रोल क्या है, डॉक्यूमेंटेशन कंट्रोल, ओके। उसके बाद में कौन उन डॉक्यूमेंट्स को, उस प्रोग्राम्स को देख सकता है, तो एक्सेस कंट्रोल। डॉक्यूमेंट्स कंट्रोल, एक्सेस कंट्रोल। उसके बाद में नेक्स्ट इनपुट कंट्रोल, कौन इनपुट डाल सकता है, आउटपुट कंट्रोल। ठीक है, तो सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का कंट्रोल, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स पे कंट्रोल, उसके बाद में जो कौन एक्सेस कर सकता है, फिर इनपुट पे कंट्रोल, इनपुट सही है, आउटपुट पर कंट्रोल। और इससे पहले हमारी प्रोसेसिंग कंट्रोल, रिकॉर्डिंग कंट्रोल एंड स्टोरेज कंट्रोल। तो जब हम एक कंप्यूटर एनवायरनमेंट सिस्टम में जाएंगे, कंप्यूटर इंफॉर्मेशन सिस्टम का इंटरनल कंट्रोल चेक करेंगे या कंट्रोल सिस्टम चेक करेंगे, तो सबसे पहले हमें चेक करना होगा वहाँ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या है। उसके बाद हमको करना होगा डॉक्यूमेंटेशन का क्या कंट्रोल, एक्सेस कंट्रोल, उसके बाद में इनपुट कंट्रोल, फिर प्रोसेसिंग कंट्रोल, रिकॉर्डिंग कंट्रोल, स्टोरेज कंट्रोल एंड देन आउटपुट कंट्रोल। ठीक है, तो ये सारे हमको कंट्रोल करने होंगे। तो एक एक करके अब हम इन सब कंट्रोल को देखते हैं कि कैसे कैसे हम कंट्रोल करेंगे।
तो जी कंट्रोल करने के लिए सबसे पहला काम है, ये हम इरेज कर देते हैं। सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशनल कंट्रोल पे आते हैं, ठीक है। अब जब हम ऑर्गेनाइजेशनल कंट्रोल देखेंगे तो ऑर्गेनाइजेशनल कंट्रोल में कंट्रोल तभी हो सकता है जब हम ड्यूटी सेग्रीगेट करेंगे, काम बांटेंगे। तो काम बांटने के लिए दिखाई दे रहा है, हाँ जी, हाँ। तो सबसे पहले डेटा काम बांटेंगे, डेटा एडमिनिस्ट्रेटर, डेटा एडमिनिस्ट्रेटर, ओके। एक तो डेटा एडमिनिस्ट्रेटर होगा, फिर डेटा बेस एडमिनिस्ट्रेटर होगा, डेटा एडमिनिस्ट्रेटर, डेटा बेस एडमिनिस्ट्रेटर, डेटा एडमिनिस्ट्रेटर, डेटा बेस एडमिनिस्ट्रेटर, सिस्टम एनालिस्ट, सिस्टम प्रोग्रामर। तो ये जो है ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे सबको ड्यूटी बटी होंगी, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी होंगी, ठीक है। फिर उसके बाद में एप्लीकेशन प्रोग्रामर होंगे, सिस्टम प्रोग्रामर, एप्लीकेशन, फिर ऑपरेशंस, स्पेशलिस्ट होंगे, और फिर लाइब्रेरियन। तो इस तरह डेटा एडमिनिस्ट्रेशन, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, सिस्टम एनालिस्ट, सिस्टम प्रोग्रामिंग, एप्लीकेशन, ऑपरेशन, इन सब में ड्यूटी बटी होंगी, ठीक है। अब ये डेटा एडमिनिस्ट्रेटर क्या करता है? डेटा एडमिनिस्ट्रेटर जो है ये डेटा रिक्वायरमेंट को जनरेट करेगा, ठीक है। जो भी इंफॉर्मेशन सिस्टम के यूजर की जो रिक्वायरमेंट है उसको डेटा एडमिनिस्ट्रेटर डेटा जनरेट करेगा। और डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर क्या है? उस डेटा की एफिशिएंसी देखेगा कि वो जो डेटा जनरेट किया, जैसे मान लो आज ये हम लोग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, तो हमने देखा कि सीपीटी में कि कितने पास हुए हैं, आईपीसीसी में कितने पास हुए हैं। यदि हमको कोचिंग चलानी है फाइनल की, तो हमने क्या किया, इंस्टीट्यूट से या यहाँ से सारा सोर्सेस से डेटा लिया कि भाई कितने कितने लोग आईपीसीसी में पास हुए हैं और जिनका कौन सा अटेम्प्ट ड्यू है 2016 में, किसका ड्यू है 17 में। उस डेटाबेस के हिसाब से डेटा एडमिनिस्ट्रेटर का काम क्या है? डेटा कलेक्ट करना, जनरेट करना, जो डेटा रिक्वायरमेंट है। डेटा बेस एडमिनिस्ट्रेटर क्या है? और उन सब डेटाज का डॉक्यूमेंटेशन रखेगा, नाम वगैरह। अब इस डेटा की कितनी एफिशिएंसी से वो डेटा यूजर्स के काम आ सकता है, उसको किसे कैसे अलग अलग डिवाइड करें, कौन के कितने नंबर हैं, कौन पास है, कौन फर्स्ट अटेम्प्ट में है, कौन सेकंड अटेम्प्ट में पास किया है, कौन एक ग्रुप दे रहा है, कौन सिंगल ग्रुप दे रहा है, कौन यूपी का है, कौन एमपी का है, कोई कौन एनसीआर का है, कौन दिल्ली आ सकता है, किसने एडमिशन ले लिया, किसने कहाँ इंक्वायरी की, ठीक है। तो डेटा एडमिनिस्ट्रेटर क्या करता है? वो जनरेट डेटा करता है, क्या क्या डेटा चाहिए। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर क्या है? उसकी ऑपरेशनल एफिशिएंसी देखता है। सिस्टम एनालिसिस क्या करता है कि भाई नई नई क्या इंफॉर्मेशन क्या चाहिए, न्यू डेटा क्या बनाया जाएगा, उसके लिए सिस्टम आर्किटेक्ट की बनाता है। सिस्टम आर्किटेक्ट का मतलब ओवरऑल खाका बनाता है, और सिस्टम प्रोग्रामर उसके प्रोग्राम्स बनाता है, ठीक है। एप्लीकेशन प्रोग्रामर क्या करता है? जो सिस्टम के जो पूरे प्रोग्राम है उसमें एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन के प्रोग्राम बनाता है, एडमिशन का प्रोग्राम, फीस का प्रोग्राम, ठीक है ना, लेटेस्ट अपडेट का प्रोग्राम। इस तरह के जो पर्टिकुलरली एप्लीकेशन के प्रोग्राम होते हैं। ऑपरेशनल स्पेशलिस्ट होता है
वो डे टू डे ऑपरेशंस को प्लान करता है, कंट्रोल करता है। और लाइब्रेरियन जो है सारी सीडी, डीवीडी, मैग्नेटिक टेप वगैरह रखता है। तो हमको इन सब चीजों को देखने के बाद में ऑडिटर को क्या देखना है? ऑडिटर को देखना है कि इन सब की जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है, जॉब है, वो प्रॉपरली डिफाइंड है। जब हम देखेंगे कि इस तरह ऑर्गेनाइजेशनल, यदि जब हमको स्ट्रक्चर के कंट्रोल के लिए देखना है कि ये जो इतनी डिवीजन है 1 2 3 4 5 7, इसमें सारी एक्टिविटी डिफाइन है और प्रॉपरली सेपरेशन ऑफ ड्यूटी का रिकॉर्ड रखा जाता है, जिससे जिसकी जो ड्यूटी है वो वही परफॉर्म करता है। ये है आपका ऑपरेशनल कंट्रोल। ये हम स्ट्रक्चर में देखते हैं कि बेसिकली क्या देखना है कि ये जो ऑर्गेनाइजेशनल, जिस तरह अपने यहाँ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होता है नॉर्मल ऑपरेशंस में, ऊपर प्रेसिडेंट, नीचे वाइस प्रेसिडेंट, जनरल मैनेजर के नीचे डीजीएम, डिप्टी जनरल मैनेजर, उसके नीचे एजीएम के नीचे सीनियर मैनेजर्स, उसके बाद मैनेजर्स, उसके बाद में ऑफिसर्स, उसके बाद में शॉप फ्लोर का स्टाफ जो फैक्ट्री में होता है। इसी तरह यहाँ पूरा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है। जैसे वहां ड्यूटी डिफाइन होती है मैनेजमेंट की, यहाँ भी पूरी ड्यूटी रेस्पॉन्सिबिलिटी प्रॉपरली डिफाइन होनी चाहिए। ओके, अब आ जाइए नेक्स्ट था हमारा डॉक्यूमेंटेशन कंट्रोल। नेक्स्ट क्या था? डॉक्यूमेंटेशन कंट्रोल। डॉक्यूमेंटेशन कंट्रोल के लिए आपने पढ़ा होगा आईटीएसएम वगैरह में फ्लो चार्ट, डॉक्यूमेंट्स का फ्लो चार्ट, कौन सा डॉक्यूमेंट कैसे कैसे फ्लो होगा। जैसे हमने आपको बताया था, माल आता है तो डॉक्यूमेंट कैसे फ्लो होता है, चालान आता है, चालान के साथ में जब आता है गेट पास बनता है, बे ब्रिज बनता है, उसके बे ब्रिज की रसीद बनती है, तौल के कितना आया, उसके बाद में मेटेरियल रिसीट नोट बनता है, इंस्पेक्शन। तो वो सारे इकट्ठे होते हुए परचेज के पास जाते हैं सैंक्शन करने के। इसी तरह यहाँ पर जो है एक डॉक्यूमेंट फ्लो चार्ट, डॉक्यूमेंटेशन कंट्रोल के लिए क्या होगा, डॉक्यूमेंटेशन फ्लो चार्ट बनेंगे। तो डॉक्यूमेंटेशन फ्लो चार्ट के लिए सबसे पहले बनाएंगे आप सिस्टम फ्लो चार्ट। सिस्टम के बाद में क्या करेंगे, हाँ जी, सबसे पहले सिस्टम फ्लो चार्ट, फिर प्रोग्राम। सिस्टम फ्लो चार्ट से अपन बनाएंगे प्रोग्राम फ्लो चार्ट। फिर यदि प्रोग्राम फ्लो चार्ट में कोई चेंज होगा तो प्रोग्राम फ्लो चार्ट, प्रोग्राम चेंज का फ्लो कि कोई प्रोग्राम में क्या क्या चेंज हुए। उसके बाद में ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शंस के बाद में इन सब प्रोग्राम्स का प्रॉपर डिस्क्रिप्शन। तो ये इस तरह करके डॉक्यूमेंटेशन, अलग अलग काम डॉक्यूमेंटेशन तो डॉक्यूमेंटेशन कंट्रोल क्या है कि कौन करेगा, किसने किया, कब किया, क्यों किया, कैसे किया, इस सब का डॉक्यूमेंटेशन है। किसने क्या किया, कब किया, कैसे किया, इन सब का कब क्या कैसे का डॉक्यूमेंटेशन होगा। ठीक है। और इसमें भी हमें ये देखना है कि ये जो है प्रॉपरली सिस्टम बना, कोई चेंज हुआ, मॉडिफिकेशन हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, उसका प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेशन है। ठीक है। अब आ जाइए एक्सेस कंट्रोल। नेक्स्ट है एक्सेस कंट्रोल। एक्सेस कंट्रोल, ये एक्सेस कंट्रोल किस लिए होता है, कोई अनऑथोराइज एक्सेस ना कर सके, कोई आपकी चीज को ना छू सके, ना उस प्रोग्राम को देख सके। जिसको अथॉरिटी है ओनली ही कैन एक्सेस
एक्सेस द प्रोग्राम। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, सेग्रीगेशन ऑफ कंट्रोल। सेग्रीगेशन ऑफ कंट्रोल का मतलब जो आदमी सिस्टम देख सकता है उस वही सिस्टम देख सके। प्रोग्राम, एप्लीकेशन, ऑपरेशन, इनपुट आउटपुट, या जितने भी हैं, जो आदमी को जो काम है, ठीक है, तो इसका मतलब जो प्रोग्राम डेटा देख सकता है वो प्रोग्राम डेटा देख सकता है, जो एप्लीकेशन डेटा देख सकता है वो एप्लीकेशन डेटा देख सकता है। क्लियर? यानी एक्सेस टू द प्रोग्राम डॉक्यूमेंटेशन शुड बी लिमिटेड टू दोज पर्सन जिसको प्रोग्राम का काम करना है। प्रोग्रामर ही केवल प्रोग्राम के डॉक्यूमेंटेशन देखे। ठीक है, जो प्रोसेसर है, जो प्रोसेसिंग का काम करते हैं वो प्रोसेसिंग का काम देखे, और जो कंप्यूटर का हार्डवेयर है वो केवल कंप्यूटर ऑपरेटर्स देखें। ठीक है, तो सेग्रीगेशन कंट्रोल हो। उसके बाद में फिजिकल कंट्रोल हो। फिजिकल कंट्रोल के लिए क्या है, वही लॉक हो, की हो, गार्ड हो, पासवर्ड हो। फिजिकल में आपको लॉक, की, गार्ड, जो कमरा है या जो कंप्यूटर है, जो सिस्टम है, उसको लॉक, की, गार्ड हो। या फिर क्या होता है, आजकल बहुत से कंप्यूटर फिंगर प्रिंट से ही खुलते हैं। उसी की फिंगरप्रिंट से आपने एक पिक्चर देखी थी, है ना, रजनीकांत की। हाँ जी, देखी थी। उसमें केवल उसकी आवाज से या उसकी सांस की आवाज से, तो आजकल आवाज से खुलते हैं। तो इस तरह का कोई भी उसके अलावा एक विजिटर एंट्री लॉग होना चाहिए। विजिटर एंट्री लॉग, तो किसने किस चीज को कब एक्सेस किया, इसकी एक इंफॉर्मेशन मिल जानी चाहिए, जिससे पता लग जाए कि किसने क्या छेड़छाड़ की, क्या थी, कब छुई। ठीक है, उसके अलावा आइडेंटिफिकेशन कंट्रोल, आईपी एड्रेस होता है ना, इसी तरह आइडेंटिफिकेशन कंट्रोल, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर का जो भी एक्सेस करे, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का, तो उसके लिए आइडेंटिफिकेशन कंट्रोल सिस्टम, जिससे पता लग सके कौन, यूजर आइडेंटिफिकेशन जिसको कह सकते हैं हम, यूजर आइडेंटिफिकेशन, कि इसका कौन यूजर था। ठीक है, कॉल बैक सिस्टम होता है, एंक्रिप्शन होता है, कंप्यूटर कॉल बैक सिस्टम, एंक्रिप्शन सिस्टम, कोई भी ऑथोराइज चेकिंग की। आजकल आपको पता है वन टाइम पासवर्ड आते हैं, आप सब लोग आज की डेट में कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, वन टाइम मोबाइल पे आ जाते हैं, उस पर आ जाते हैं। एंक्रिप्शन होता है, कंप्यूटर एप्लीकेशन कंट्रोल होते हैं। तो ये सारे डॉक्यूमेंटेशन के बाद में ये सब एक्सेस कंट्रोल भी होने चाहिए। अब जो मोस्ट इंपोर्टेंट है दैट इज इनपुट कंट्रोल। इनपुट कंट्रोल के अंदर क्या है, ये तो कंप्यूटर क्या होता है, ये कहता है गीगो, गार्बेज इन गार्बेज आउट। अगर आप गलत चीजें इसके अंदर इनपुट करोगे, ठीक है, तो गलत रिजल्ट आएंगे। तो इनपुट इनटू द CIS सिस्टम शुड बी प्रॉपरली ऑथोराइज्ड एंड अप्रूव्ड,
केवल ऑथोराइज्ड एंट्री होनी चाहिए, ऑथोराइज्ड एंड अप्रूव्ड इनपुट होना चाहिए। इसी तरह जो डेटा कन्वर्जन होता है मशीन रीडेबल फॉर्म में, दैट शुड बी प्रॉपरली कंट्रोल्ड एंड वेरीफाइड फॉर द एक्यूरेसी। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि भाई प्री प्रिंटेड फॉर्म्स बना लेते हैं। क्या बना देते हैं? प्री प्रिंटेड फॉर्म्स। और कांस्टेंट इंफॉर्मेशन जो भी होती हैं, जैसे भाई इनकम टैक्स वगैरह के आपने चालान देखे, फॉर्म प्री प्रिंटेड होता है, हालांकि कंप्यूटर से ही आते हैं, प्री प्रिंटेड फॉर्म होते हैं, यानी क्वेश्चनर के फॉर्म में लिमिटेड यदि उसके आंसर्स होते हैं। तो आपने कंप्यूटर में देखा होगा कोई भी चीजें होती हैं तो बटन होते हैं, यस नो, आगरा, मथुरा, गाजियाबाद, ठीक है ना। तो इसके अंदर प्री प्रिंटेड फॉर्म्स होते हैं जिससे कि वही इंफॉर्मेशन जाए। क्योंकि जैसे मान लो अब शहर के नाम है, उसमें शहर के नाम लिखे हुए हैं, अब कोई गलत ही शहर का नाम भरते हो जाएगा ही नहीं, क्योंकि उसमें लिमिटेड लिखे हुए हैं। स्टूडेंट है, स्टूडेंट के लिए उसमें ऑप्शन आएंगे, ऑप्शन क्या आएंगे? सीपीटी, आईपीसीसी, ठीक है ना, फाइनल। तो अब यह है कोई सीए के अंदर एग्जीक्यूटिव नहीं भर सकता, नहीं तो पता लगा सीए है, सीए में एग्जीक्यूटिव भर दिया। तो उससे क्या होता है, इनपुट के लिए प्री प्रिंटेड फॉर्म होते हैं, ठीक है। उसके बाद चेक डिजिट। चेक डिजिट आपने आईटीएसएम में पढ़ी होगी, चेक डिजिट क्या होती है। चेक डिजिट के में कुछ उनका जो टोटल होता है या जो चेक डिजिट होती है, एक डिजिट 6 नंबर की मान लो बाइनरी सिस्टम है, उसमें एक 7वीं जो है डिजिट वो चेक डिजिट होती है, जो इन सबका टोटल से होती है, जिससे कोई फिगर यदि गलत लिखी गई तो चेक डिजिट से उसका पता लग जाएगा, ठीक है ना। उसके अलावा बैच कंट्रोल टोटल, बैच हैश टोटल, रिकॉर्ड टोटल, सीक्वेंस है, जिस तरह हम अकाउंटिंग एंट्री में करते हैं रॉ कॉलम का, इसी तरह क्या होता है कंप्लीटनेस टूल्स होते हैं। कंप्लीटनेस टोटल्स देखते हैं, 4 तरह के होते हैं कंप्लीटनेस टोटल: बैच कंट्रोल टोटल्स, बैच हैश टोटल, बैच रिकॉर्ड टोटल्स एंड सीक्वेंस चेक, ठीक है। भाई ऐसा है जैसे मैनुअली हमने सबके नंबर पूछ लिए, आपका 60 लोगों का बैच है, भाई तुम्हारे कितने नंबर आए थे ऑडिटिंग में, तुम्हारे कितने आए थे, तुम्हारे कितने आए थे, तुम्हारे, उन सबका मैनुअली टोटल कर लिया 570। अब भाई आपकी रिकॉर्डिंग हो रही है अलग अलग, आप जाके कंप्यूटर पे जब रिकॉर्डिंग किया तो टोटल आ रहा है 575। इसका मतलब कि बैच टोटल 570 आना चाहिए, इसका मतलब कहीं ना कहीं एक गलती है। तो इस तरह करके इनपुट की गलती के लिए जो मैनुअल टोटल किए हुए हैं या अलग प्रोसेस से टोटल किए हैं बैच के, तो इंडिविजुअल आदमी की जो एंट्री हुई है डेट शुड, जो कंप्यूटर का टोटल है वो मैनुअल टोटल से मिला होना चाहिए। तो इस तरह हम कंप्लीटनेस टूल का इस्तेमाल करते हैं। अब बैच हैश टोटल,
बैच हैश टोटल से क्या है, हालांकि इसका कोई यूज नहीं है, लेकिन पता लगा आप सबका जो डीडी नंबर है या जो आपका एनआरओ नंबर है, एनआरओ नंबर के टोटल से कोई फायदा है नहीं, लेकिन हमने एनआरओ नंबर का भी मैनुअल टोटल कर लिया और उस एनआरओ, इसको कहते हैं हैश टोटल, क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं है। मास का मतलब हो सकता है, एवरेज निकाल सकते हैं, लेकिन एनआरओ के नंबर्स का टोटल करके हम क्या कोई कैलकुलेशन तो नहीं कर सकते, लेकिन ये पता लग सकता है कि कोई एनआरओ नंबर गलत लिखा गया है। तो इस तरह इस हैश कंट्रोल के द्वारा भी हम इनपुट को कंट्रोल करते हैं। उसके अलावा बैच रिकॉर्ड टोटल, रिकॉर्ड टोटल का मतलब कि अब हमने टोटल फिगर्स देखी कि हमारी क्लास में 60 बच्चे हैं, 60, और जब हमने फिगर्स उसकी काउंट की, जो एंट्री हुई है वो 59 है, इसका मतलब एक रह गई है। तो ये जो है ना हेड काउंट की तरह बैच रिकॉर्ड टोटल होता है। उसके अलावा सीक्वेंस चेक होता है, री नंबरिंग। तो ये अपने इनपुट के लिए चेक है। अब हम ले लेते हैं आपके सामने ये एक्सेस कंट्रोल के बाद में इनपुट कंट्रोल को। हाँ जी, जो इनपुट किया है वो इनपुट सही है या नहीं, उसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, इनपुट कंट्रोल, कि जो डेटा एंट्री किया इनपुट कंट्रोल, यही कंट्रोल गलत हो गया, थोड़ा सा आप सबको बोर्ड से आउट हो गया कैमरे से, यहां लिख देते हैं हम इनपुट कंट्रोल। ठीक है, यहां हमने लिख दिया इनपुट कंट्रोल। तो इनपुट कंट्रोल के लिए सबसे पहले हम लिखते हैं प्री प्रिंटेड फॉर्म्स, प्री प्रिंटेड फॉर्म्स, प्री प्रिंटेड फॉर्म्स, जिससे कि कांस्टेंट इंफॉर्मेशन प्रिपेयर कर रखी है। जो भी स्टूडेंट आया, या तो एनआरओ का है, या सीआरओ है, या एसआरओ है, या डब्ल्यूईआरओ है। इसके अलावा तो सीए के एनरोलमेंट नंबर नहीं हो सकता, तो हमने ये 5 बटन बना दिए। तो इसमें से ई टिक होगा ना, कोई जीआरओ तो नहीं लिख देगा, लेकिन अगर ये 5 बटन नहीं है तो गलत इंफॉर्मेशन जा सकती है, जीआरओ ईआरओ, इसमें से 5 में से एक जाएगी। ठीक है, अब सेकंड आया चेक डिजिट। अब चेक डिजिट क्या है, 3921 हमारे
हमारे को पता है कि टोटल हमारे पे अब चेक डिजिट क्या एक रिडंडेंट डिजिट होते, 3 और 12 तो 14 15। उसने किसी भी हिसाब से चेक करके यहाँ पर 3 और 12 2 14 15 और 0 15 और 5 और 1 6, इस तरह ये कैलकुलेट करके यहाँ लिख दी। तो पहली जो डिजिट है उसने और जगह चेक करके ये चेक डिजिट लिखी है, तो उसने ये चेक कर ली कि ये डिजिट यही आ रही है। कोई भी रिडंडेंट डिजिट दे दी, ठीक है ना, तो उसको कहते हैं, जैसे आपने देखा AAIPA। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज हम ले रहे हैं गाइडेंस नोट ऑन कैट। ओके, गाइडेंस नोट ऑन कैट। आपको पता है आपके यहाँ चैप्टर है ऑडिट इन CIS एनवायरनमेंट। ऑडिट इन CIS एनवायरनमेंट का मतलब क्या है? ऑडिट इन कंप्यूटराइज इंफॉर्मेशन सिस्टम, जिसको पहले कहते थे EDP ऑडिट, अब CIS में और कैट। इसके लिए इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने एक गाइडेंस नोट इश्यू किया है। इसका नाम है गाइडेंस नोट ऑन कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स। ओके, तो ये जो कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स, ये गाइडेंस नोट बताता है कैसे करेंगे ऑडिट इन CIS, यानी कंप्यूटराइज इंफॉर्मेशन सिस्टम का कैसे ऑडिट करेंगे, क्या होता है कैट, कैसे होता है, कब होता है, क्या क्या इसके अंदर प्रोसीजर्स होते हैं, क्या इसके फायदे हैं, ये सारी चीजें, और ये कैसे डिफर है या कैसे क्या इसके पिकुलियर पॉइंट्स हैं एज कंपेयर टू मैनुअल ऑडिट। ओके, तो अब हम सबसे पहले तो समझेंगे ऑडिट होते में तो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव होते हैं ऑडिट के। तो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव, ओके, स्कोप, limitations, procedures to be performed, तो जो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स हैं या स्कोप है या प्रोसीजर टू बी परफॉर्म्ड है या लिमिटेशंस है। ओके, ये जो है कंप्यूटर CIS एनवायरनमेंट में ऑल आर सेम एज मैनुअल ऑडिट, यानी ऑब्जेक्टिव, स्कोप, प्रोसीजर, लिमिटेशन सब कुछ सेम रहता है। सर, सब कुछ सेम रहता है, कुछ ना कुछ तो डिफरेंस होता होगा। हाँ, कुछ डिफरेंस होता होगा जो मैनुअल ऑडिट करते हैं और जो कंप्यूटराइज ऑडिट करते हैं। यस बेटे, कुछ ना कुछ डिफरेंस जरूर होता है। वो डिफरेंस क्या होता है? वो डिफरेंस होता है टेक्निक का। ऑडिट टेक्निक बदल जाती है। ओके, ऑडिट प्रोसीजर सेम रहते हैं, वही प्रोसीजर, टेस्ट ऑफ कंट्रोल एंड सब्सटेंसिव टेस्ट, वही स्कोप, वही ऑडिट,
सब कुछ सेम रहता है, लेकिन क्या बदल जाती है? ऑडिट टेक्निक। टेक्निक बदल जाती है, और जो टेक्निक यूज की जाती है उस टेक्निक को कहते हैं CAAT, कंप्यूटराइज असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स। इस टेक्निक को कहते हैं CAAT, कंप्यूटराइज ऑडिट असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स। ओके, ये जो कंप्यूटराइज असिस्टेड ऑडिट टेक्निक का मतलब क्या है? ओके, तो ये हमारा थीम पॉइंट है, कंप्यूटराइज असिस्टेड ऑडिट टेक्निक। यानी जब भी CIS एनवायरनमेंट है, जहां कंप्यूटराइज एनवायरनमेंट है, यानी CIS एनवायरनमेंट क्या होता है? When one or more computers are used by entity for control and accounting purposes। कंप्यूटर इंफॉर्मेशन सिस्टम वो एनवायरनमेंट होता है जहां पर एक या एक से ज्यादा कंप्यूटर यूज किए जाते हैं एंटिटी द्वारा फॉर द पर्पज ऑफ अकाउंटिंग और इंटरनल कंट्रोल। ओके, इन दिस CIS एनवायरनमेंट में जो ऑडिट टेक्निक यूज की जाती है उसको कहते हैं CAT। ओके, तो CAT क्या है? CAT इज यूज ऑफ कंप्यूटर, यूज ऑफ सॉफ्टवेयर, यूज ऑफ कंप्यूटर, यूज ऑफ सॉफ्टवेयर, यूज ऑफ पर्पज रिटर्न प्रोग्राम, या आप कहते हैं यूज ऑफ ई-डेटा, यूज ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम, ओके, एज एन ऑडिट टूल to enhance efficiency and effectiveness। Okay, use of computer, use of software, use of e-data, information system AS as an audit tool to enhance efficiency and effectiveness। Okay, तो ऐसे सिस्टम को हम क्या कहते हैं? कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स। जब कंप्यूटर का यूज किया जाता है, सॉफ्टवेयर का यूज किया जाता है, ई-डेटा का यूज किया जाता है, इंफॉर्मेशन सिस्टम का यूज किया जाता है एज एन ऑडिट टूल, जिससे कि एफिशिएंसी बढ़े, जिससे कि इफेक्टिवनेस बढ़े ऑडिट की, तो ये सारी चीजों को कहते हैं कैट। क्या कहते हैं? कैट। ओके, तो इन सब के लिए हम लोग बेसिकली कैट कंसिस्ट ऑफ, कैट के अंदर क्या क्या आता है? तो हम कैट के अंदर क्या क्या चीज कवर करेंगे? हाँ जी, कैट के अंदर क्या क्या
कैट के अंदर हम करेंगे कंप्यूटर प्रोग्राम्स, कैट के अंदर हम यूज करेंगे कंप्यूटर प्रोग्राम्स। नेक्स्ट, डेटा, कैट कंसिस्ट ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम, डेटा, कंप्यूटर प्रोग्राम, कौन से कंप्यूटर प्रोग्राम? दैट प्रोग्राम्स यूज्ड बाय द ऑडिटर, यूज्ड बाय द ऑडिटर्स। डेटा, कौन से डेटा? दैट इज यूज्ड बाय द ऑडिटर्स। कंप्यूटर प्रोग्राम, डेटा यूज्ड बाय द ऑडिट। ओके, तो कंप्यूटर प्रोग्राम। नेक्स्ट, कैट कंसिस्ट ऑफ प्रोसेसिंग ऑफ डेटा, तो कैट कंसिस्ट ऑफ प्रोसेसिंग ऑफ डेटा। कौन से डेटा? प्रोसेसिंग ऑफ डेटा ऑफ ऑडिट सिग्निफिकेंस, ऐसे डेटा जो सिग्निफिकेंस है, सिग्निफिकेंट है फॉर द पर्पज ऑफ ऑडिट। ओके, तो ये जो सारी चीजें ये कंसिस्ट, तो गाइडेंस नोट ऑन ऑडिट क्या होता है? 3 चीजों की, कंप्यूटर प्रोग्राम, डेटा, प्रोसेसिंग ऑफ डेटा ऑफ द ऑडिटिंग। ओके, ठीक है, तो ये सारी चीजें यूज की जाती हैं, यूज एज एन ऑडिट टूल्स। ओके, ठीक है, तो ये जो गाइडेंस नोट है, दैट गाइडेंस नोट क्या कहता है? हाउ टू यूज these 3, 1, 2, how to use these 3 as an audit tools। ये सारी चीजों को हम इन तीनों चीजों को, कंप्यूटर प्रोग्राम को, डेटा को, प्रोसेसिंग और डेटा को ऑडिट टूल की तरह कैसे इस्तेमाल करें, ये बताता है ये गाइडेंस नोट। गाइडेंस नोट क्या बताता है? हाउ टू यूज these 3 things, computer program, data, processing as an audit tools। okay, now कहाँ का यूज होता है सर? ये कैट कहाँ, कैसी छोटी में, बड़ी में, कोई स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशंस में यूज होता है क्या? नहीं, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जिसमें 1 और मोर देन 1 कंप्यूटर्स हैं, वहां ये यूज होता है। ऑर्गेनाइजेशन कैसा हो? एनी टाइप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, एनी टाइप, किसी भी टाइप का ऑर्गेनाइजेशन हो, एनी साइज, कोई भी साइज का ऑर्गेनाइजेशन हो, एनी टाइप, एनी साइज, कोई भी टाइप हो। अब सेल्फ कंप्यूटराइजेशन हो उसका, या थर्ड पार्टी, दैट इज आउटसोर्सिंग हो, कहीं भी हो, तो कैट का यूज क्या हो सकता है? एनी टाइप ऑफ द इंडस्ट्री, एनी साइज ऑफ द इंडस्ट्री, सेल्फ कंप्यूटराइजेशन और थर्ड पार्टी कंप्यूटराइजेशन, दैट इज कॉल्ड आउटसोर्सिंग। हर जगह इसका यूज हो सकता है। ओके सर, ये तो हमें समझ आ गया किस किस टाइप की प्रोसेस में इसका यूज हो सकता है। ये तो हमको समझ में आ गया कि किसी भी टाइप की ऑर्गेनाइजेशन किस तरह की प्रोसेस में ये
ऑडिट के किन किन प्रोसीजर्स में ये यूज हो सकता है, ऑडिट के किन किन प्रोसीजर में ये यूज हो सकता है। ऑडिट के प्रोसीजर्स क्या है? मेनली दो ही प्रोसीजर्स होते हैं। ये हो सकता है टेस्ट ऑफ कंट्रोल में, और ये हो सकता है एनालिटिकल टेस्टिंग में, और इसका यूज हो सकता है जनरल कंट्रोल में। गाइड ऑडिट का किस किस में हो सकता है? टेस्ट ऑफ कंट्रोल में। ओके, टेस्ट ऑफ कंट्रोल में किसके लिए? ट्रांजैक्शन के लिए और बैलेंसेज के लिए। ओके, ट्रांजैक्शन की टेस्ट के लिए और बैलेंसेज के लिए टेस्ट ऑफ कंट्रोल भी हो सकता है एंड टेस्ट ऑफ डिटेल्स। यानी ट्रांजैक्शन एंड बैलेंसेज के कंट्रोल एंड डिटेल्स दोनों के लिए यूज हो सकता है कैट। ओके, अब ये ट्रांजैक्शन एंड डिटेल्स के लिए कैसे होगा? क्योंकि ट्रांजैक्शन एंड बैलेंसेज के लिए ये क्या कर सकता है? डेट इज यूज ऑफ एग्जाम्पल, जैसे हम बताते हैं एग्जाम्पल, यूज ऑफ सॉफ्टवेयर। हम यूज ऑफ सॉफ्टवेयर करते हैं फॉर मेकिंग इनवॉइस। चलो यहां पे लिख देते हैं। ट्रांजैक्शन एंड बैलेंसेज में कैसे होगा? ऐसे होगा, यूज ऑफ सॉफ्टवेयर फॉर मेकिंग इनवॉइसेज। इनवॉइस बनाने के लिए, ओके, या फॉर कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। तो उन्हीं सॉफ्टवेयर के, जब भी इस तरह के सॉफ्टवेयर हैं तो हम जो है वी कैन यूज द सेम थिंग्स फॉर चेकिंग ऑफ द इनवॉइसेज एंड चेकिंग ऑफ द इंटरेस्ट। ओके, यदि कंप्यूटर से ही बिल बन रहे हैं, कंप्यूटर से इंटरेस्ट कैलकुलेट हो रही है, उस प्रोसेस को चेक करके हम बिलों को चेक कर सकते हैं। वी कैन चेक द बिल्स एंड वी कैन चेक द इंटरेस्ट आल्सो। ओके, एनालिटिकल में आपको पता ही है, कंप्यूटर के माध्यम से हम सभी तरह के रिसर्च, एनालिसिस, ओके, सभी तरह के रिसर्च, एनालिसिस एंड वेरिएंस कैलकुलेट कर सकते हैं। रिसर्च, एनालिसिस एंड बैलेंसेज वी कैन कैलकुलेट। ओके, जनरल कंट्रोल के अंदर, कंप्यूटर के अंदर हम क्या कर सकते हैं? यूज ऑफ टेस्टिंग ऑफ सेटअप कंट्रोल, सेटअप ऑफ कॉन्फ़िगरेशन कंट्रोल। ये कॉन्फ़िगरेशन टर्म्स आपने आईटी में पढ़ी हुई है, आईपीसीसी लेवल पर। ओके, कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन किसका? ऑपरेटिंग सिस्टम का। कॉन्फ़िगरेशन किसका? ऑपरेटिंग सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन चेक कर सकते हैं। दूसरा, एक्सेस टू द प्रोग्राम लाइब्रेरी, उस पर हम कंट्रोल कर सकते हैं। एक्सेस टू द program library. Okay, next, code comparison, and version control.
लाइक अभी आपने देखा होगा जो टैक्स ऑडिट की जो फॉर्मेट है, टैक्स ऑडिट की रिपोर्ट इस बार कंप्यूटराइज मैंडेटरी की गई, केवल ई फाइलिंग हो सकती है और उस ई फाइलिंग का वर्जन बार बार चेंज करते रहे डिपार्टमेंट, जिससे कि कोई बहुत एक ही साथ पुराना भरा हुआ फॉर्म से वो काम ना आ सके। ओके, तो ये सारी चीजें जनरल कंट्रोल हम किस किस तरह यूज कर सकते हैं। कैट का यूज कर सकते हैं कंट्रोल के लिए, क्योंकि यदि बिल बन रहे हैं कंप्यूटर से, इंटरेस्ट कैलकुलेट हो रही है कंप्यूटर से, उनके सिस्टम से, तो वही उन्हीं सिस्टम, उन्हीं कंप्यूटर, उन्हीं प्रोसेस को स्पेशलाइज सॉफ्टवेयर जिनको हम कैट कहते हैं, जिनको अभी और ज्यादा हम डिस्कस करेंगे क्या क्या चीजें कैट के अंदर होती हैं, तो उनके थ्रू हम ट्रांजैक्शन जीत सकते हैं, चेक कर सकते हैं, बैलेंसेस चेक कर सकते हैं। उसके अलावा जो भी हमें एनालिसिस करनी है, यानी रेशोज निकालने हैं, वेरिएंस कैलकुलेशन करनी है, ये सब हम एनालिटिकल टेस्टिंग से कर सकते हैं। जनरल कंट्रोल कर सकते हैं, जनरल कंट्रोल में कोड का कंपैरिजन हम लोग कर सकते हैं, वर्जन चेक कर सकते हैं, ओके, एक्सेस रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। ओके, एक्सेस कहाँ का? प्रोग्राम लाइब्रेरी का, कि प्रोग्राम पर्टिकुलर प्रोग्राम को केवल वो ही ऑथोराइज पर्सन ही चेक कर पाए, ऐसा प्रोविजन किया है या नहीं, ये सब हम कैट के द्वारा चेक कर सकते हैं। ओके, उसके अलावा सैंपलिंग को हम चेक कर सकते हैं। उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं? हम सैंपलिंग को चेक कर सकते हैं। ओके, आपने सैंपलिंग ऐसे में हमने पढ़ाया था, सैंपलिंग यानी टेस्ट बेसिस पे हम लोग करते हैं, तो सैंपल कैसे चूज करें, बड़े स्टैटिस्टिकल मेथड हम लोगों ने बताए थे आपको सैंपलिंग के अंदर, स्टेटस सैंपलिंग। तो ये जो सैंपलिंग है, ठीक है, ये हम कर सकते हैं। एप्लीकेशन कंट्रोल, यानी पर्टिकुलर एप्लीकेशन है वो केवल प्रोग्राम कंट्रोल के अलावा एप्लीकेशन कंट्रोल कर सकते हैं कंप्यूटर के द्वारा, कि ये पर्टिकुलर एप्लीकेशन केवल वही ऑथराइज पर्सन कर पाए, अप्लाई कर पाए। प्रोग्राम तो खुल रहा, प्रोग्राम के अंदर भी मान लो एंट्री डालने का काम है, एंट्री डाल सकने वाला एंट्री डिलीट करने को ऑथराइज नहीं है। इस तरह के एप्लीकेशन कंट्रोल कोई बनाए गए हैं या नहीं, ये हम कंप्यूटर असिस्टेड और इस टेक्नोलॉजी से पता कर सकते हैं कि ऐसा सिस्टम क्या है। उसके अलावा जो रीपरफॉर्मेंस है, रीपरफॉर्मेंस क्या होती है? ये बेसिकली रीपरफॉर्मेंस होती है रिकंसिलिएशंस, ये होते हैं रिकंसिलिएशंस, जैसे बैंक रिकंसिलिएशन, स्टॉक रिकंसिलिएशन, स्टॉक डेटर्स रिकंसिलिएशन, स्टोर्स एंड कॉस्ट रिकॉर्ड्स रिकंसिलिएशन, फाइनेंस एंड कॉस्ट रिकंसिलिएशन, ये सारी जो रीपरफॉर्मेंस होती हैं जिनको हम रिकंसिलिएशन कहते हैं, ये भी हम कंप्यूटराइज असिस्टेड ऑडिट टेक्नोलॉजी से कर सकते हैं। ओके, अब कैट के क्या क्या फायदे हैं एज पर गाइडेंस नोट, तो क्या क्या बेनिफिट है हमको कैट यूज करने से। ओके, ये अभी हम सीखते हैं। हाँ जी, अब हम सीखते हैं कैट को सीखने क्या क्या फायदे हैं। सबसे बड़ा फायदा है कि ऑडिटर इज नॉट डिपेंडेंट ऑन क्लाइंट फॉर टू एसेस डेटा। यदि एक बार सिस्टम खुल गया, पासवर्ड है, तो विदाउट any interference of client या auditing
auditor can have access to data. Okay. ओके उसके अलावा ऑडिटर कैन आल्सो टेस्ट द रिलायबिलिटी ऑफ क्लाइंट सॉफ्टवेयर by using CAT, कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्नोलॉजी, यानी अपने जो सॉफ्टवेयर हैं, स्पेशल ऑडिट के जो सॉफ्टवेयर हैं, ओके, एक होते हैं अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर जैसे टैली वगैरह, एक टैली ऑडिट भी निकाला है, इसी तरह के बेसिक वेरियस ऑडिटिंग सॉफ्टवेयर होते हैं। इन ऑडिटिंग से सॉफ्टवेयर से हम उन सिस्टम की रिलायबिलिटी चेक कर सकते हैं, ठीक है। और बेसिकली जो वेरियस टेस्ट हैं वो ओके वो हम मोर एफिशिएंटली वी कैन डू विद, ठीक है। क्योंकि अगर हम कंप्यूटर यूज करते हैं तो आपको पता है कंप्यूटर में जितना काम करना आसान है, उसी तरह कंप्यूटर को टेस्टिंग करने के लिए भी यदि उसी तरह के यदि हमारे पास सॉफ्टवेयर है तब तो हम उनको चेक कर पाएंगे। अदरवाइज इट इज वेरी डिफिकल्ट कि उनका प्रिंट आउट लें और उनका एक एक फिगर चेक करें। कंप्यूटर में कई मॉडिफिकेशन हो जाते हैं, ऑथोराइजेशन है, कंट्रोल है, वो कैसे हम चेक करेंगे। उसके लिए हमें यदि कैट होगा तो हम हर डेटा को देख सकते हैं, उस सॉफ्टवेयर की रिलायबिलिटी को देख सकते हैं और वेरियस टेस्ट, ओके, पैरामाउंट जितने भी टेस्ट है वो हम परफॉर्म कर सकते हैं, यानी वी कैन परफॉर्म ऑडिट टेस्ट मोर एफिशिएंटली, वी कैन परफॉर्म ऑडिट टेस्ट मोर एफिशिएंटली, ओके। सर अभी तक आप कैट के बारे में बताने लगे, लेकिन ये कैट होता क्या है पूरी तरह अभी तक हम भी नहीं समझे। ये तो समझ गए कुछ प्रोग्राम्स का यूज होता है, कुछ कंप्यूटर का यूज होता है, यानी जब सॉफ्टवेयर की टेक्निक्स उन सब को यूज करते हैं तब हम उसको कहते हैं कैट। तो कैट बेसिकली सॉफ्टवेयर ही होता है। ये सॉफ्टवेयर कई तरह के होते हैं, एक होते हैं पैकेज्ड प्रोग्राम, जैसे एक टैली ऑडिट है, एक टैली अलग है और टैली ऑडिट अलग है। ये टैली से कंफ्यूज मत करना, टैली एक जो सॉफ्टवेयर है अकाउंटिंग का वो टैली कहलाता है, टैली ऑडिट एक अलग सॉफ्टवेयर है। इसी तरह के वेरियस सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो कि रेडीमेड होते हैं। पैकेज प्रोग्राम का मतलब रेडीमेड। नेक्स्ट होता है पर्पज रिटन प्रोग्राम, पर्पज रिटन प्रोग्राम। इन पर्पज रिटन प्रोग्राम को हम समझ सकते हैं किस तरह, इस पर्पज रिटन प्रोग्राम को हम समझ सकते हैं टेलर मेड प्रोग्राम, टेलर मेड, इसको हम समझ सकते हैं टेलर मेड प्रोग्राम, पर्पज रिटन प्रोग्राम, टेलर मेड। नेक्स्ट इज यूटिलिटी। यूटिलिटी जैसे मान लो कंप्यूटर है, सॉर्टिंग का प्रोग्राम है, टेबुलेशन का प्रोग्राम है, ये सब यूटिलिटी प्रोग्राम कहलाते हैं, ओके। जिस तरह एक प्रोग्राम है
इससे क्या है, जितने भी आपके कैश में पेमेंट हैं 20,000 से ज्यादा, वो अलग आ जाएंगे। ओके, इस तरह के जो प्रोग्राम्स हैं ये सब यूटिलिटी प्रोग्राम्स कहलाते हैं। नेक्स्ट इज सिस्टम मैनेजमेंट प्रोग्राम। सिस्टम जो कि सिस्टम को चेक करते हैं। तो बेसिकली एक तो पैकेज प्रोग्राम हुए रेडीमेड जो आते हैं ऑडिट के लिए। एक हम ऑडिट के लिए ऑडिटर्स एक स्पेसिफिक प्रोग्राम डिजाइन कराता है, उसको कहते हैं पर्पज रिटन। कुछ यूटिलिटी प्रोग्राम होते हैं जिनको हम लोग यूज कर सकते हैं। ओके, और सिस्टम मैनेजमेंट प्रोग्राम चेक कर सकते हैं। अब ऑडिटर को क्या देखना है? ऑडिटर को देखना है इन सारे प्रोग्राम्स के बारे में, इन सब के बारे में ऑडिटर्स को क्या देखना है? इन सारे प्रोग्रामों के बारे में ऑडिटर को चेक करना है। इन सब की ऑडिटर्स को इन सब की एप्रोप्रिएटनेस, रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी, ये जो प्रोग्राम्स हैं, कौन से प्रोग्राम हमारे लिए एप्रोप्रिएट हैं, कौन से प्रोग्राम हमारे लिए बेसिकली मोर एप्रोप्रिएट है, ये हमको देखना है। कौन से रिलायबल हैं, कौन से वैलिड हैं, ये सारे प्रोग्राम हमको देखना है। ओके, अब जब भी हम कौन से प्रोग्राम मोर एप्रोप्रिएट हैं, कौन से रिलायबल हैं, कौन से मोर वैलिड हैं, ये सारी चीजें देखेंगे। उसी के हिसाब से क्या टैली हमारे लिए सही रहेगा या नहीं, एप्रोप्रिएट है या नहीं, रिलायबल है या नहीं, वैलिड है या नहीं, ये सारी चीजें हमें देखनी है। ओके, अब ये गाइडेंस नोट कहता है कि क्या क्या कंसीडरेशन होंगे। ओके, गाइडेंस नोट कहता है कि हमारा क्या क्या कंसीडरेशन होंगे। कंसीडरेशन फॉर द यूज ऑफ कैट। तो ये क्या क्या कंसीडरेशन होंगे फॉर कैट के लिए, ये हम सब समझेंगे। सबसे पहले हमारी आईटी नॉलेज। हमारी आईटी नॉलेज का मतलब ऑडिट टीम की आईटी नॉलेज, क्या आईटी के बारे में जानकारी है। ओके, क्या क्या कैट यानी कौन कौन से प्रोग्राम्स किस तरह के हैं, पर्पज रिटर्न है, पैकेज प्रोग्राम है, यूटिलिटी है या सिस्टम्स प्रोग्राम है, किस किस तरह के प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं, क्या क्या कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। ओके, क्या कितने हमारे पास कंप्यूटर्स सिस्टम्स अवेलेबल हैं। ओके, कितनी लेवल ऑफ कंप्यूटराइजेशन है क्लाइंट का, लेवल ऑफ कंप्यूटराइजेशन। कंप्यूटराइजेशन का लेवल क्या है, प्रैक्टिकलिटी, इम्प्रैक्टिबिलिटी, प्रैक्टिकलिटी
ये देखना है, मैनर देखना है, और उससे सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है, इन सबसे ऊपर हमको देखना है, बेसिकली देखना क्या है, हमको देखना है टाइम अवेलेबल, टाइम कॉस्ट है, कितना टाइम हमारे पास अवेलेबल है, कितने टाइम में क्या क्या टेस्ट हो सकते हैं, ये सारी चीजें अपने को देखनी है। ओके, सबसे पहले अब ऑडिटर को करना क्या है, ठीक है, जहां भी कैट का यूज करना है तो सबसे पहले ऑडिटर्स को क्या क्या करना चाहिए, कंसीडरेशन फॉर द यूज ऑफ ऑडिट के बाद अब आ जाइए, बेसिकली ऑडिटर्स को क्या क्या इसके अंदर करना है, क्या चीजें ऑडिटर्स की ड्यूटी है या ऑडिट कंसीडरेशन है, क्या 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 कंसीडर करना है, ठीक है। तो सबसे पहले ऑडिटर को चाहिए बिफोर यूज, उसको ये देखना है यूज करने से पहले कि जो सूटेबल कंट्रोल है, जो वो चाहता है, दैट हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड और नॉट इन कंप्यूटर प्रोग्राम, इन कंप्यूटर प्रोग्राम, ओके, इन कंप्यूटर प्रोग्राम। जब प्रोग्राम डिजाइन हो रहा है तब बेसिकली ऑडिटर्स को उसी समय उसमें इन्वॉल्व होना चाहिए, वो ये देखना चाहिए कि उसको कितने कंट्रोल इनकॉर्पोरेट किए हैं। सेकंड, उसको ये देखना है कि हाउ मच he can rely में दो चीज, on his own staff's IT skills and on skill competency of others involved in CIS। साथ ही साथ उसको कंसीडर करना है कि कितना वो अपने स्टाफ पर रिलाई कर सकता है, कितना बाकी और लोगों पे, ठीक है। और साथ ही साथ उसको सूटेबिलिटी देखनी है, सूटेबिलिटी ऑफ जो भी कैट का उसने कंप्यूटर असिस्टेंट ऑडिट टेक्नोलॉजी चुनी है, उनकी सूटेबिलिटी देखनी है। और साथ ही साथ उसको ये भी देखनी है कि सूटेबल कंप्यूटर फैसिलिटीज, प्रोग्राम तो है बहुत जबरदस्त, लेकिन i7 उसके लिए चाहिए। हमारे पास कंप्यूटर i7 नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये सब हमको देखना है। ये सारा कुछ बेसिकली गाइडेंस नोट का ये सार है, ओके। बाकी CIS ऑडिट में कैसे करते हैं ये आपने सब कुछ पढ़ा है in the chapter audit of the CIS environment। गाइडेंस नोट मैंने और इनकॉर्पोरेट कर दिया, लेकिन फिर भी मैं रिवाइज करा देता हूं कि बेसिकली हमने पढ़ा क्या था। उसमें हमने पढ़ा था कि आजकल का ट्रेंड क्या है, क्या होती है बैच प्रोसेसिंग, ओके, क्या होती है ऑन साइट प्रोसेसिंग, ओके। उसके बाद में हमने पढ़ा था
कि कैसे प्रोसेस करते हैं, क्या इंटरनल कंट्रोल होता है, तो वो सारी चीजें सेम रहेंगी। अभी हमें उन्हीं में इनकॉर्पोरेट कर लेना है CIS एनवायरमेंट और EDP ऑडिट के अंदर कि क्या क्या ये गाइडेंस नोट करता है। ओके, थैंक यू वेरी मच।